नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपसे बजट के बारे में चर्चा करेंगे। भारत सरकार जो बजट पेश करने वाली है उसके बारे में हम आपको अपनी राय बताएंगे और इसके बारे में एक चिंतन पेश करेंगे। दोस्तों, बजट की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। पिछला जो सोमवार है उसमें जो वित्त मंत्री हमारी हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने सरकार के बाहर के आर्थिक विशेषज्ञ और तमाम ऐसे तबकों के साथ जो बजट है वो उसकी बैठक है वो शुरू कर दिया है उन्होंने। और जैसे ही हम लोग बजट का नाम सुनते हैं वैसे ही दोस्तों हम अपने इनकम टैक्स और क्या क्या चीज़ें महंगी होंगी, क्या क्या चीज़ें सस्ती होंगी, इसके बारे में सोच विचार शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, बजट की जब तैयारी शुरू हो गई है तो जो मध्यम वर्ग है उसके मन में टैक्स के सवाल फिर से उठने लगे हैं कि इस बार टैक्स कम होगा, कि इस बार जो इनकम टैक्स है वो ज़्यादा होगा। तो जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जो उद्योगपति हैं और जो बड़े व्यापारी हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो कुछ साल पहले तक जो आम आदमी है वो केवल दो चीज़ समझने के लिए ही बजट को देखता है या फिर पढ़ता है। एक कि क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, या फिर दूसरा कि इनकम टैक्स यानी कि आयकर में क्या घटा है और क्या बढ़ा है। जीएसटी लागू होने के बाद से महंगे और सस्ते का जो खेल है वो करीब करीब बंद हो गया है। बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि किसी सामान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है या फिर बहुत ज़्यादा कमी हुई है। लेकिन जो इनकम टैक्स का मामला है उसमें अभी भी उम्मीद और आशंका के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं कि सरकार अपना टैक्स स्लैब बढ़ाएगी कि अपना टैक्स स्लैब कम करेगी, जिससे कि जो मिडिल वर्ग है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, उसको टैक्स में छूट मिलेगा, उसकी कमाई बढ़ेगी या फिर सरकार फिर से उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में ले लेगी। दोस्तों, साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दूसरी सरकार थी उसके आने के बाद बजट में जो इनकम टैक्स का जो मोर्चा है उस पर एक ही बड़ा ऐलान हुआ है, जब सन 2020 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया था और एक नई कर प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसके तहत जो लोग किसी भी तरह की टैक्स छूट जो नहीं मांगेंगे उनके लिए टैक्स की दर को कम कर दी गई थी। और इसके साथ साथ जो 30% की जो कर सीमा थी, जो कि वर्षों से 10 लाख रुपए पर अटकी पड़ी थी, उसको भी बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया था। यानी कि 15 लाख से ऊपर जो सालाना जिनकी आय है उन्हीं को 30% टैक्स देना पड़ेगा। मगर इसके साथ साथ जिन चीज़ों पर आयकर से छूट ली जा सकती थी उसकी सूची में से 70 तरह के मद हटा दिए गए थे। और एक बड़ा बदलाव ये भी हुआ था कि कंपनियों पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया गया था। यानी कि कंपनियों को जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनियां करती हैं उन पे उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो डिविडेंड पर टैक्स भरने की जिम्मेदारी थी वो वापस उन्हीं शेयर धारकों को दे दी गई थी जिनके खाते में डिविडेंड जाता था। यानी कि हम और आप जो आम आदमी है, जो रिटेल निवेशक है, जो कि डिविडेंड प्राप्त करता है अपने खातों में, अब टैक्स भी उसी को देना पड़ेगा। दोस्तों, मोदी सरकार के पहले जो कार्यकाल थी उसका जो आखिरी बजट पेश किया गया था सन 2019 में, और उस समय जो कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल थे, उन्होंने मध्य वर्ग को खुश करने का बहुत सारा इंतजाम किया था। उन्होंने आयकर में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर दिया था। साथ ही ये भी इंतजाम किया था कि 5 लाख रुपए तक कमाने वालों को कोई भी टैक्स ना देना पड़े। उन्होंने खाली पड़े मकान के संभावित किराए पर लगने वाला जो टैक्स था उसको भी खत्म कर दिया था, और बैंक खातों के ब्याज पर टीडीएस की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी थी। यानी कि जब हम बैंक में कोई एफडी करवाते हैं तो उस एफडी पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसको भी सरकार हमें हमारे इनकम के रूप में मानती है और उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। यानी कि उस पर टीडीएस कटता है। टीडीएस काट के जो बैंक है वो हमें इंटरेस्ट देती है। तो उसकी जो सीमा थी वो 10,000 थी। यानी कि 10,000 तक जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था पहले, और अब इसकी जो सीमा है उसको पीयूष गोयल ने 40,000 कर दिया था। यानी कि 40,000 तक के इंटरेस्ट पे अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम देखें तो आयकर की जो राहत है उसकी जो हम उम्मीद पालते हैं, जो मध्यम वर्ग उम्मीद पालता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है।
परंपरा यही कहती है कि चुनाव जीतने के बाद जो भी सरकार पहले अर्थव्यवस्था को मजबूती करने के लिए जो कठोर फैसले लेती है, फिर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं उसमें वो लोक लुभावन बजट पेश करती है। इसलिए चुनाव से पहले के वर्षों में उम्मीद जो लोगों की बढ़ जाती है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। इस बार ये मांग बढ़ने की बहुत सारी वजह हैं। सरकार को कर मुक्त आमदनी की सीमा बढ़ानी चाहिए, टैक्स स्लैब भी ऊपर उठाने चाहिए। सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना काल में जो देश की जो अर्थव्यवस्था है और जो कारोबार है उसको कई झटके लगे हैं। वहीं आम आदमी की जेब भी ढीली हुई है और परिवार के बजट को भी चोट पहुंचा है। दोस्तों, सरकार ने उद्योगों, व्यापारियों, गरीबों, यहाँ तक कि ईएमआई भरने वाले लोगों और किराए पर रहने वाले लोगों तक को कुछ न कुछ राहत देने का मन बना लिया है। पर जो लोग मध्यम वर्ग के हैं, पूरा टैक्स चुकाते हैं, अपने मकान में रहते हैं और शायद एक और मकान से किराया पाते हैं, जिन पर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है और उनको सरकार ने बेसहारा छोड़ दिया है और उनके प्रति कोई उनकी जवाबदेही नहीं है, उनको वो कुछ नहीं देना चाहती है, क्योंकि ऐसे लोग अपने नौकरी पेशा से जुड़े हैं और वो चुनाव में कभी वोट डालने नहीं जाते हैं। तो उनको लोग, जो सरकारें हैं, वो वोट बैंक नहीं समझती हैं और उनके बारे में कुछ कार्य नहीं करती हैं। दोस्तों, पिछले साल तो उन्होंने, जो मध्यम वर्ग थे, वो सब्र कर लिए थे, लेकिन इस साल जब महीने दर महीने रिकॉर्ड तोड़ टैक्स वसूली की खबरी आ रही है, यानी कि सरकार का जो टैक्स वसूलने का जो परसेंटेज है वो करीब 70% के दर से बढ़ा है, तो जो आम आदमी है उसको लगता है कि सरकार अब इसमें कुछ उनके बारे में भी सोचेगी। दोस्तों, भारत का जो सबसे तेज तर्रार और धनी जो उद्योगपतियों का जो संगठन है CII, वो भी वित्त मंत्री से अपनी बजट चर्चा में ये सलाह देकर आया है कि सरकार आयकर में कटौती करे और उसके स्लैब में बदलाव पर विचार करे। और उनका कहना है कि बाजार में मांग बढ़ाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। विशेषज्ञ जो है वो लंबे समय से मानते रहे हैं कि जब भी आयकर में छूट या राहत दी जाती है तो ये बाजार में खपत बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होती है। इस तरह खपत और मांग बढ़ने के कारण कारखानों की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और जो कंपनियां हैं जो कारोबार में नया पैसा लगाती हैं, नई नई कंपनियां नए नए निवेश करती हैं, बाहर से भी FDI आती है, विदेशी कंपनी भी निवेश करती है, यानी कि बैंकों से जो कर्ज की जो मांग बढ़ती है, बैंक ज़्यादा कर्ज देते हैं और नए नए रोजगारों का भी रास्ता खुलता है। दोस्तों, एक विपत्ति ये भी खड़ी हो चुकी है कि EWS यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर तबके हैं उनको जो आरक्षण का जो फैसला लिया गया है उसमें कहा गया है कि EWS आरक्षण के लिए वही लोग पात्र माने जाएंगे जिनकी आमदनी 8 लाख से कम रुपए है। यानी कि अब ये सवाल उठ रहा है कि एक तरफ तो 2.5 लाख से ऊपर की कमाई पर आयकर लिया जाता है सरकार की तरफ से और दूसरी तरफ 8 लाख से कम आने जो कमाई वाले लोग हैं उनको आर्थिक रूप से कमजोर कहा जा रहा है। ये मतलब उलटबाजी कैसे चलेगी? कहीं तो आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख से ऊपर वाले लोग को इनकम टैक्स दीजिए कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और 8 लाख से कम वालों को आप EWS की श्रेणी में रख रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में रख रहे हैं। तो दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट में इसके लिए बाकायदा एक याचिका दायर की गई है और 8 लाख तक रुपए की आमदनी को कर मुक्त कर दिया जाए, ऐसी याचिका दायर की गई है। यानी कि भविष्य में अगर 8 लाख तक अगर आप कमाते हैं और कोई टैक्स ना देना पड़े तो सरकार इसके बारे में विचार करेगी। इसके बारे में मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है सरकार से और इसके लिए अदालत ने बाकायदा सरकार को नोटिस भी भेज दिया है और सुनवाई के लिए जो अगले महीने की तारीख भी दे दी है। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, सरकार इसके बारे में कुछ करेगी। कुल मिलाकर ऐसी हालात बन गई है कि वित्त मंत्री इस बार मध्यम वर्ग को, खासकर नौकरी पेशा वाले लोगों को खुशखबरी दे सकती हैं। मगर यहाँ पे भी एक पेच है कि महंगाई का जो आंकड़ा है वो लगातार 10 महीने से रिजर्व बैंक के काबू से एकदम बाहर हो गया है और इससे आसार ये भी बहुत कम है कि अगले 2 महीने में इस मोर्चे पर कोई बड़ा हमें फतेह हासिल हो पाएगा। दोस्तों, वित्त मंत्री जो है वो रिजर्व बैंक के रास्ते में शायद ही कोई अड़चन डालना चाहेंगी और महंगाई पर काबू पाने के लिए सिर्फ रिजर्व बैंक ही नहीं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी ये बहुत बड़ा चुनौती के रूप में सामने आ गया है। अगर इनकम टैक्स में हमें छूट मिलती है
तो मामला उल्टा पड़ सकता है। एक वजह यह है कि सीधे ये मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है और अगला बजट जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आएगा उसका वो आखिरी बजट नहीं है, यानी कि 2024 में भी वित्त मंत्री के पास बजट पेश करने का मौका रहेगा। तो दोस्तों संभव है कि सरकार अपने जो लोक लुभावन योजनाएं और घोषणाएं हैं वो अपने लास्ट टर्म के लिए सुरक्षित रखेगी और इस बार हमें वैसी जो लोक लुभावन जो हम बजट चाह रहे हैं वो ना मिले। तो दोस्तों स्पष्ट है, अभी भी ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो हमारी मांगे हैं, जो सिफारिशें हैं, उनके बावजूद इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें कुछ फेरबदल हो जाए और हम भी कुछ अपना दिवाली में, कुछ छठ में हमारे पास पैसा बचे तो हम ज़्यादा खरीदारी कर पाएँ। तो देखते हैं दोस्तों, अब बजट पेश होने के बाद ही सारा जो मामला है वो खुलेगा। तब तक के लिए हम एक आशा ही कर सकते हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव हो और मध्यम वर्ग के पास ज़्यादा पैसा बचे, ज़्यादा पूंजी आए, ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा खरीदारी होगी, जो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो वो भी भारत की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में ही मदद करेगा। तो दोस्तों हमारे बजट पे चर्चा अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।